हेलो ऑल ऑफ़ यू, हेलो माय नीट हसलर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो सबसे पहले आज तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप आज देख रहे हो इस वीडियो को, वैसे होली तो कल भी हो रहा है इंडिया में, अभी दो दिन में हर चीज़ चल रहा है, ठीक है। हर चीज़ थोड़ा कलयुग ओरिएंटेड चल रहा है इंडिया में। दो दिन है, तो किसी के लिए कल, किसी के लिए आज, बट आज मैं आप सबको हैप्पी होली विश कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप होली के दिन भी पढ़ने बैठ गए हो तब तो भाई गुड। चलिए, हाँ, हमने रेस्पिरेशन किया था वॉल्यूम्स तक, ठीक है। जितने तरह के वॉल्यूम्स होते हैं, कैपेसिटीज़ होते हैं, लंग कैपेसिटीज़, उनका हमने प्रॉपरली रिवीजन कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है लास्ट हाफ पोर्शन। हाफ भी नहीं है ये, काफ़ी लाइक लिमिटेड पोर्शन है अभी जो बचा हुआ है हमारे पास। 3 टॉपिक्स है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ओके। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस पहुंच कैसे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिजीजेज। बहुत कम है हमारे पास आज ज़्यादा पार्ट कंसेप्चुअल है। कुछ भी यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड कम और कंसेप्ट से रिलेटेड ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको मेमोराइज ज़्यादा नहीं करना है अभी, बट आपको समझना है। तो इसका मतलब अगले आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं इधर उधर करना है। आप प्रॉपरली फोकस करोगे, विद इन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वी विल कंप्लीट द एंटायर सेगमेंट, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस हियर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो जैसा कि आपको पता है, ये तो आपका ट्रेडिशन है जो फॉलो करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बिकॉज ऐसी सीरीज आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप आए हो तो मैं आपका हाथ पकड़ के एनसीईआरटी मार्क करवा रही हूँ, कंप्लीट करवा रही हूँ, सब कुछ समझा रही हूँ। तो नीट तक के लिए तो ये आपका इकलौता साथी है भाई, ठीक है। तो सोचना बिल्कुल नहीं है, तुरंत सब्सक्राइब बटन पर हिट करिए और बेल नोटिफिकेशन को पक्का से क्लिक कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चलते रहे कब वीडियोज़ आ रहा है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के लिए जो नीट अपीयर कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़रूरत का हो सकता है। यहाँ सेल्फिश नहीं बनना है, शेयर करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो कहानी हमारी रुकी थी वॉल्यूम्स के लिए। तो आपको इतना तो समझ में आ गया था, एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, वेंट्रल डॉर्सल क्या है, ठीक है। ये सब तो आपको अब क्लियर है। अब इस क्लास में आपको ये तो दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि अब हमें ये जानना है कि अब हो क्या रहा है आगे, मतलब कि एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्या प्लेस पे हो रहा है, कौन सा गैस एक्सचेंज हो रहा है, वो अब हम जानेंगे, ठीक है। वो रेस्पिरेशन का हमारा लास्ट सेगमेंट है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि 2 जगह एक्सचेंज होता है, कहाँ पे होगा, ज़रूरत कहाँ पे है। सबसे पहले आपने सांस लिया क्यों आपने, ताकि एल्वियोली से एक्सचेंज हो, और एल्वियोली से कहाँ चले जाए, ब्लड में आ जाए, ठीक है। फिर ब्लड भाई साहब क्या करेंगे, पूरा ट्रैवल करके ले जाएंगे और कहाँ तक पहुँचाएंगे, सारे सेल्स तक, मतलब टिश्यूज़ तक पहुँचाएंगे, राइट। तो टिश्यूज़ तक पहुँचाने का काम ब्लड का है। तो सेकेंड जगह एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू के बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ठीक है। मतलब हमारे पास 2 बैरियर्स है, ठीक है, 2 बैरियर्स हमारे पास। पहला बैरियर है कहाँ पे, पहला बैरियर है एल्वियोली एंड ब्लड का, ठीक है। एंड दूसरा बैरियर कहाँ है, ब्लड एंड टिश्यूज का, ठीक है। यही दोनों जगह एक्सचेंज हो सकता है। और ज़रूरत कहाँ पे है, और आपको लगता है कहीं और ज़रूरत है एक्सचेंज की, तो एल्वियोली में जब एक्सचेंज होता है तो एल्वियोली में जो CO2 रिच ब्लड है जो लेकर आ रहा है बॉडी से, टिश्यूज से लेकर आ रहा है CO2 रिच ब्लड, CO2 कहाँ चला जाएगा, वापस एल्वियोली में। एल्वियोली से O2 आ जाता है ब्लड में। ये रहता है हमारा उस जंक्शन पे जहाँ पे एल्वियोली और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, पहला जंक्शन। दूसरा जंक्शन है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। आप मुझे बताइए, टिश्यूज में एक सर्टेन रिएक्शन, सारे रिएक्शंस करने के बाद, कैटाबॉलिज्म जो होता है, सब कुछ होने के बाद बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट में आपका एटीपी तो निकलता ही है, बट CO2 रिलीज होगा, राइट। सारा प्रोसेस O2 तो उसने कंज्यूम किया अपना प्रोसेस रेस्पिरेशन का करने के लिए, ताकि एटीपी रिलीज हो। तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, CO2 निकलता है। तो CO2 वहाँ पे आपको वापस क्या करना है, इसको रिलीज करना है। CO2 टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वरना अगर CO2 रिलीज नहीं करेगा कोई प्रोडक्ट, अपने बॉडी में कलेक्ट करते जा रहे हो तो क्या टॉक्सिसिटी होगी उस चीज़ की, ठीक है। तो CO2 टॉक्सिसिटी हो जाती है अगर रिलीज ना हो तो, ठीक है। तो इसलिए बॉडी का एफिशिएंट मैकेनिज्म है कि वो रिलीज करना है। सो व्हाट हैपेंस इज, टिश्यू से ब्लड में जाएगा, तो टिश्यू से ब्लड में क्या जाएगा, यहाँ पे CO2, ठीक है। एंड ब्लड से टिश्यू में वापस क्या आएगा, O2। क्यों भाई, ताकि यहाँ पे ये भाई साहब क्या करे, ये भाई साहब अपना रेस्पिरेशन का काम जारी रखे, ठीक है। और वो क्या करे, जो भी एलिमिनेट वेस्ट सब्सटेंस आ रहा है उसको निकालते रहे। तो CO2 एक वेस्ट बाई प्रोडक्ट है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये वापस चला जाता है एंड फिर ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि 2 प्लेटफॉर्म है। एक तो आपको समझ में आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता किसके बीच में है, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। एक तो एल्वियोलर जंक्शन पे, एक होता है यहाँ टिश्यू जंक्शन पे, ठीक है। तो O2 CO2 एक्सचेंज हो रहा है कैसे, सिंपल डिफ्यूजन से ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा कंप्लेक्स कर देंगे तो फिर इतना जल्दी करना है आपको। कोई काम अगर मान लीजिए जल्दी करना होता है तो आप चीज़ों को आसान रखते हैं कि नहीं अपने रास्ते में।
आपको जैसे कि अगर जल्दी नीट निकालना है, ठीक है, तो आप क्या ऐसा करोगे कि आप ये भी देख रहे हो, आप नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो, आप टीवी भी देख रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, ऐसा कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सिंपल रखना है अपना लाइफस्टाइल। क्यों? बिकॉज यू हैव टू अचीव समथिंग। तो बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या अचीव करना? अभी बॉडी के लिए अचीव करना है कि जल्दी जल्दी जो रेस्पिरेशन तो रेगुलर चल रहा है, सेल्स को तो रेगुलर एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो उसके लिए कोई ज्यादा बाधा नहीं होना चाहिए। तो डिफ्यूजन इज द इजिएस्ट प्रोसेस दैट दे कैन फॉलो, ठीक है। तो सिंपल एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अराउंड डिफ्यूजन हो जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डन, ठीक है। तो यहां पे हो जाता है डिफ्यूजन। नेक्स्ट है प्रेशर। अब किस चीज पे ये डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, हमें लिखना है, ठीक है। पेन पेपर पेंसिल सब उठा लीजिए, यहाँ पे कोई ऐसे फाकी नहीं मारेगा, कोई यहाँ देखने नहीं आया है, मैं मूवी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको मुझे नहीं देखना है, अभी नहीं देखिए, बाद में देखिएगा, अभी आपको लिखना है मेरे साथ साथ, प्रॉपरली लिखते रहिए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है वो 3 चीज़ों पे मेनली बेस्ड है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट वाला जो रीज़न है वो है हमारा प्रेशर, ठीक है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। पेन धोखा देते हुए ये अपना कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये अपना कला ना दिखाए, और ये थोड़ा ज़्यादा धोखा देते हुए, ओ शिट, चलिए, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। क्योंकि अगर देखिए सॉल्युबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मान लीजिए सॉल्यूबल होगा ही नहीं, कैसे फिर ट्रांसपोर्ट होगा? CO2 या O2 ब्लड में अगर सॉल्युबिलिटी नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है, घुल मिल नहीं रहे, तो कैसे जाएंगे? इतना दूर ट्रैवलिंग, उड़ के थोड़ी जाएंगे, कोई ऐसा स्पेस नहीं है हमारे पास बॉडी में बेटा कि उड़ के जा सकते हैं, सब कुछ घुल मिल के जाना होगा। तो मतलब कि हमें मिलते जुलते काम करना होगा। आप अपने पड़ोसियों से लड़के कभी आप सुखी रह पाए हो? मतलब नहीं रह सकते आप। तो कलेश नहीं करना होता है ना जहाँ पे रहना होता है, तो इनको भी यहाँ रहना है, ठीक है, यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो कलेश नहीं करते हैं, ये आराम से घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो घुलना मिलना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है हमारे पास थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है। बहुत इरिटेट कर रहा है, फेंक दूँ क्या? मैम क्लास कैसे लोगे फिर, फेंक दोगे तो। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा पैरामीटर है कि कितना थिकनेस है जिसके अराउंड डिफ्यूजन हो रहा है। अब आप मुझे बताइए सोच के, थिकनेस कम रहे तो अच्छा है कि थिकनेस ज्यादा रहे तो अच्छा है? अगर किसी चीज के अक्रॉस आपको जाना है, ठीक है, उसका थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो आप कैसे जाओगे? आपको ज्यादा लेयर्स मिलेंगे ना फिर क्रॉस करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो जितना पतला रहा है उतना ईजी है डिफ्यूजन, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। अब इफेक्ट करता है ये क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन, मैंने बता दिया, ये तीनों फैक्टर्स, ठीक है। अब आते हैं पार्शियल प्रेशर जो कंसेप्ट है, इसका मतलब क्या है? आपने अगर केमिस्ट्री थोड़ा भी पढ़ा है, ठीक है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नीट आ चुका है, तो आप फाकी तो नहीं मार रहे होंगे, केमिस्ट्री तो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर तो आप जानते ही हो, सो इट्स नथिंग नीडेड, बहुत इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, बट इतना समझ लीजिए कि अगर एक गैस का मिक्सचर है, O2 CO2 नाइट्रोजन, ठीक है, सारी चीज़ें, एक एयर, इसको क्या बोल देंगे हम, एयर है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें से अगर मुझे पार्शियल प्रेशर बताना है तो मैं सेलेक्टिवली, मतलब कि इस पूरे गैशियस मिक्सचर ऑफ एयर में O2 का हिस्सेदारी कितना है, CO2 का हिस्सेदारी कितना है, ठीक है, N2 का हिस्सेदारी कितना है, वो बताता है कौन, पार्शियल प्रेशर। तो मतलब कि अगर मैं PO2 लिख देती हूँ, ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ PO2, बहुत गंदे तरीके से मैंने लिख दिया है, वापस लिखती हूँ, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे PO2, इसका मतलब क्या है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ इन द गैशियस मिक्सचर ऑफ एयर, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर एक होल में से उसका हिस्सेदारी कितना है वो बात बताता है, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। PO2 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन के लिए, PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर इन दोनों गैसेस का क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर से हमने बताया, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, अगेन ये याद करना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। अब आप मुझे बताइए, मैंने बोला कि डिफ्यूजन तो हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको आपने हर जगह पढ़ा है ये चीज कि डिफ्यूजन हो कहाँ सकता है, हाई टू लो होगा, ठीक है। तो हाई टू लो अगर डिफ्यूजन होगा, इसका मतलब कि एक जगह पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, एक जगह पे पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए उस रेस्पेक्टिव गैस की जिसकी हम ट्रांसपोर्ट कराने का अपना प्लान कर रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए O2 यहाँ है और O2 यहाँ भी है, टिश्यू ब्लड, ठीक है। O2 अगर ब्लड में ज्यादा रहा, टिश्यू में कम रहा, तो ब्लड से टिश्यू आएगा, टिश्यू में ज्यादा रहा, ब्लड में कम रहा, तो टिश्यू से ब्लड में आएगा। मतलब कि ग्रेडियंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हाई टू लो का। तो देखिए चलिए समझते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर, जब हम एयर अंदर ले रहे हैं तो उसमें O2 ज्यादा है कि CO2 ज्यादा है,
5 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। क्या ज़्यादा होता है आप जब सांस लेते हो तो? बेटा अगर सांस लेने पे CO2 ज़्यादा होता ना, ठीक है, तो फिर हम सांस मतलब क्या पॉइंट क्या है फिर सांस लेने का? फिर हम ऑक्सीजन इतना मेहनत कर क्यों रहा है, ब्लड वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जा रहा है? CO2 तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है, तो हमें क्या मतलब ज़रूरत क्या है उस चीज़ की? तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि O2 ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है। सो O2 है कितना 159। ये क्या है हमारा MM/Hg में, याद रखिएगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम के लिए, आप उस एलिमेंट को हमेशा पढ़ते वक्त देखिएगा कि कहाँ पे एग्जामिनर फंसा सकता है। जो बाकी पब्लिक हो सकता है इग्नोर कर दे, आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये वो छोटे छोटे चीजें होती है ना जो आपको इग्नोर नहीं करनी होती है। जैसे कि यूनिट क्या है, जैसे कि अगर 159 तो ठीक है, सबको सबने देखेगा, सबको ये देखेगा चार्ट। ऐसा कोई है जो ये टेबल नहीं पढ़ के जाएगा? सब पढ़ के जाएगा। बट कोई ऐसा हो सकता है कि ये ना पढ़ के जाए कि किस यूनिट में दिया हुआ है, MM/Hg, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सेम है। नाउ यहाँ पे क्या बोला, O2 का 159 है एटमॉस्फेरिक एयर, जब हम सांस ले रहे हैं तो 159 MM/Hg इसका पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अब एल्वियोली में क्या है, एल्वियोली में 104 है ऑक्सीजन का। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखिए अगर ग्रेडियंट नहीं रहा ना तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, बात समझिए। तो ग्रेडियंट रहना जरूरी है। सो हाई टू लो गया, ठीक है। तो हाई टू लो मतलब कि ये है कि अगर मान लीजिए 159 ऑक्सीजन आपने लिया तो एल्वियोली तक आते आते 104 रहता है, मेंटेन रहता है ये 104, ठीक है। सो 104 ये आपका एल्वियोली का है। अब एल्वियोली से जाना किस में है आपको, ब्लड में। तो ब्लड सबसे पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आ रहा है लंग्स में एक्सचेंज के लिए तब तो CO2 कैरी करके ही आ रहा है ना टिश्यू से। वो तो जब पहुंचा है लंग्स में ऑक्सीजन को लेने के लिए तो उस वक्त पे वो CO2 अपने साथ काफी कैरी करके रखा है, तभी तो उसको चाहिए ना ऑक्सीजन। वो CO2 देगा, ऑक्सीजन लेगा। एक हाथ से भाई तू दे, एक हाथ से भाई तू ले, ठीक है। यहाँ पे लेन देन चलती है भाई, बिल्कुल समझदार है ब्लड, एकदम अच्छा मर्चेंट है, कोई गड़बड़ नहीं करता है, ठीक है। सो 104 एल्वियोली में है। उसके बाद आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको सीक्वेंस कैसे याद रखना है, मान लीजिए आप टेबल को ऐसे याद कर लेते हैं, ऐसे नंबर से। अभी मैं ट्रिक बताऊंगी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले हवा कहाँ है, बाहर एयर में है। एयर से पहले कहाँ आया, बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी में कहाँ गया, बॉडी में आया एल्वियोली में पहले आएगा। तो एल्वियोली से उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड में जाएगा और उसको ऑक्सीजनेट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने क्या बोला, CO2 कैरी किया हुआ ब्लड पहुंचा हुआ है लंग्स में हमारा, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है वो कैरी कर ही क्यों रहा है, टिश्यू तक पहुंचाने के लिए। तो फिर टिश्यू आएगा। तो हियरार्की याद रखिएगा, कहां से क्या आया, कहां से क्या आया, कहां से क्या आया और क्यों आया। आपको याद नहीं करना है क्यों आया, मैंने लॉजिक बताया कि CO2 ही कैरी करके वहां पहुंचा है ना, तभी तो ऑक्सीजन लेने के लिए बैठा हुआ है और देने के लिए CO2 है ना। और नीचे क्या, नीचे आया ही क्यों है, टिश्यू को देने के लिए, तो टिश्यू ही है नेक्स्ट। सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है। अब आया एल्वियोली से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, 40 MM/Hg। ध्यान रखिएगा कभी ऐसा नहीं हो सकता है अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड बोल रही हूँ दैट डजंट मीन कि डजंट हैव ऑक्सीजन, इट हैज ऑक्सीजन बट इट हैज CO2 मोर, ठीक है। ऑलवेज इट, दिस इज द कंसेप्ट एवरीवेयर। कोई एक चीज सिर्फ नहीं प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो एल्वियोली से ब्लड में जाएगा तब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। ये 40 है उसका क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 MM/Hg पे था, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इतना था, अब जब वो ऑक्सीजनेटेड हुआ, क्योंकि 104 जो था वो क्या दिया, ऑक्सीजन ही तो दिया एल्वियोली। तो ऑक्सीजन लेने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड। कितना हो गया, 95। अब आप बोलोगे क्यों नहीं हुआ भाई, 104 था, ये कैसा गिफ्ट दिया इन्होंने कि 40 से फिर 95 हुआ। पॉइंट ये है कि हमेशा कभी भी आप एरर पढ़ते हो ना, कुछ चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, एरर हमेशा रहेगा, ठीक है। देयर इज अ लॉस, सर्टेन लॉस इज ऑलवेज देयर। सो यहाँ पे क्या होता है, 95 हो जाता है, ठीक है। 40 to 95 बढ़ गया। अब 95 टिश्यूज़ पे क्या है, टिश्यूज़ पे ऑक्सीजन कम है कि ज़्यादा है, टिश्यू में ऑक्सीजन कम है क्योंकि रेस्पिरेशन तो हो चुका, ऑक्सीजन वो यूज़ कर चुका है, तो अब तो वहाँ पे कम है, ठीक है। तो कम है तभी तो वो जा पाएगा क्योंकि बाहर ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड आ रहा है, नीचे देखेगा कि कोई असहाय है, मान लीजिए रोड में आपको कोई गरीब दिख गया, तभी तो आप उसको डोनेशन दोगे ना। आपको दिख रहा है कि गरीब बिल्कुल सोना का चेन पहन के बैठा हुआ, आप कभी दोगे उसको, कभी नहीं दोगे। क्यों दोगे, बोलेगा भाई हमारे पास इतना सोना नहीं है जितना वो लेके बैठे हैं, है ना। तो वो गरीब आपको दिखेगा तभी तो बेचारा ब्लड को टिश्यू गरीब दिखेगा तभी तो वो ऑक्सीजन देगा ना अपना, कि भाई बेचारे को नहीं है, चलो हम कुछ दे देते हैं, है ना। सो कम दिखना चाहिए इधर वाले को, जिसको रिसीव करना है वो थोड़ा लोअर एंड पे होना चाहिए और जो देने वाला है वो अपर एंड पे होना चाहिए, तभी तो लेन देन चलेगी, है ना। सो ये भाई साहब दे देते हैं टिश्यूज़ को क्योंकि 40 पे है, ये 40 MM/Hg पे टिश्यूज़ थे अभी, ठीक है। अब हम बताते हैं कि टिश्यूज़ जब हम, अब रिवर्स होना है चीज़, ऑक्सीजन दिला गया, ठीक है।
तो अब रिवर्सल के टाइम पे CO2 कितना रहता है, ऑक्सीजन CO2 टिश्यूज में ऑब्वियसली ज़्यादा था, तभी तो फिर CO2 जाएगा ब्लड में, और जो लेके आ रहा था दान वीन कण जो आ रहे थे वो देंगे किसको, टिश्यूज में। तो करंट स्टेटस क्या था, 45 था, CO2 ज़्यादा था, ऑक्सीजन कम था, ठीक है, ऑक्सीजन कम था इसीलिए ब्लड ने टिश्यू को ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा था, तो टिश्यूज ने ब्लड को क्या कर दिया, ले जाओ भाई साहब, हो गया मेरा काम, ठीक है, ये मेरे को टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, जल्दी हटाओ इसको यहाँ से। लाइफ से आप कैसे टॉक्सिक पीपल को एलिमिनेट करते हो ना कि सो टॉक्सिक, हटाओ इसको, ठीक है, तो ऐसे ही बेटा बिल्कुल सीखिए टिश्यू से, कितने अच्छे होते हैं, सेकेंड्स नहीं लगाते हैं वो, मिली सेकेंड्स में टॉक्सिक पर्सन आउट, तो CO2 को बाहर निकाल देते हैं बिल्कुल। तो आपको भी अपने जीवन में टॉक्सिसिटी को एकदम इसी स्पीड से एलिमिनेट करना है, ठीक है, एग्जाम या एग्जाम के बाद बिल्कुल आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए। तो टॉक्सिसिटी को आप कैसे रिलीज करोगे भाई, तुरंत। आप क्या अभी से जानना है कि टिश्यूज जैसे हमें बनना है कि टॉक्सिसिटी को टिश्यू ठक से रिलीज कर देता है, ठीक है, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। तो अब टिश्यूज को क्या किया उन्होंने, टिश्यूज ने CO2 टॉक्सिसिटी रिलीज कर दिया, कहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो पहले ऑक्सीजनेटेड था, बट क्योंकि अभी कितना था, पहले वो 40 था, ठीक है, 40 था, ऑक्सीजनेटेड था क्योंकि उसमें क्या था, 95 ऑक्सीजन था जब आ रहा था वो, ठीक है, बट अब जब लौटने की बारी आई तो CO2 उसमें ऑब्वियसली कम है। CO2 करंटली, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन अलग अलग कर रही हूँ, बट सब कुछ चल तो साइमल्टेनियसली रहा है। ब्लड अगर आ रहा है तो उसमें CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उसका स्टेटस एक ही है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो उस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा है तो उस समय उसका 95 था और 40 था CO2, टिश्यूज में 45 था, तो हाई टू लो हुआ। तो अब साइमल्टेनियस हो रहा है, जैसे कि एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, बहुत समझदार है भाई, ठीक है। टॉक्सिसिटी ऐसे रिलीज नहीं कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ों को इन्वाइट कर रहा है और फिर टॉक्सिसिटी रिलीज कर रहा है साथ साथ, ठीक है, ताकि उसका मेंटल ट्रॉमा ना हो, ठीक है। कितना टिश्यूज कितना समझदार आप सोच सकते हो, साथ में ले रहा है साथ में दे रहा है, ठीक है। चलिए, सो 40 से फिर 45। अब 45 क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑब्वियसली CO2 ज़्यादा हमेशा रहता है और इसीलिए तो वो डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन से ज़्यादा उसका CO2 रहेगा, तो 45 mm ऑफ Hg है। तो अभी भी आपको प्रेशर ग्रेडियंट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चाहिए है कि 40 आपका क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पर जब CO2 आ जाता है उसमें, ये बना कैसे डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड जब है उस स्टेट में, अब यहाँ पे मैं एरो हटा देती हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड जब उस स्टेट में है तो वो तो ऑलरेडी मतलब कुछ लिया है ना अपने अंदर, CO2 लिया तभी तो हुआ है। तो CO2 कैसे लिया, यहाँ पे तो 40 ही था, 40 mm ऑफ Hg था CO2 का, तो ऑब्वियसली वो टिश्यूज से लिया तभी तो ये बन पाया 45। समझ में आ रहा है आपको, तो 45 तब बन पाया क्योंकि टिश्यू से ले पाया CO2 वो, ठीक है। अब हम आते हैं एल्वियोली में। एल्वियोली में अब ये 40 कैसे रह गया, सोचने वाली बात है। इसलिए रह गया क्योंकि अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापसी करना है, टॉक्सिसिटी अपने से भी रिलीज करके बाहर भेजना है। अब तो एल्वियोली के पास ऑब्वियसली कम होना चाहिए उस समय, तभी तो वो फ्लो चल पाएगी, एक हाथ से देना एक हाथ से लेना। एल्वियोली भी वही है भाई, ऑक्सीजन दे रहा है CO2 ले रहा है, बस एल्वियोली थोड़ा भला वाला, मतलब बहुत भला इंसान है वो सीधा हेल्प करता है बॉडी को कि तू इतना टॉक्सिक है भाई, तुझे निकाल के बाहर फेंकूंगा। तो ये CO2 का काम हैंडल कौन करता है, बेरा गर्क करता है एल्वियोली। तो एल्वियोली के पास 40 रहेगा तभी तो यहाँ से ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि ये हाई है और ये लो है। तो हायर एंड से लोअर एंड पे ग्रेडियंट पे कैसे डिफ्यूजन होगा अगर ये डिफरेंस होगा, ठीक है। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वियोली क्या करता है, CO2 रिलीज हो जाता है एंड फिर बाहर रिलीज हो जाएगा। अब बाहर तो रिलीज आप कितना भी करते रहो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटमॉस्फेयर इतना बड़ा, एयर इतना ज़्यादा, ठीक है, तो क्या ही मतलब है। तो बाहर रिलीज रेगुलरली होता रह रहा है हमारे बॉडी से और ये ईच सेकेंड हो रहा है, ठीक है। सांस ले रहे हो आप, जब ले रहे हो अंदर सांस तो क्या है, ऑक्सीजन है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो भी मैं सांस ले रही हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए, जब हम सांस ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, तो हम कौन सा वॉल्यूम ले रहे हैं, कितना हम सांस अंदर ले रहे हैं, कितना बाहर एक्सेल कर रहे हैं, कौन सा वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, थर्ड ऑप्शन इज इंस्पिरेटरी वॉल्यूम और फोर्थ ऑप्शन इज एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। बताइए, ml ने पूछ लूँ, ml है आपका ऑप्शन है, जल्दी 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 500, 1000, 1500, 3000। जब सांस ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं आप, आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, जो पहले 3000 बोला है कि 3000 बिल्कुल गलत आंसर है, 500 होगा, टाइडल वॉल्यूम होगा। नॉर्मल में जब सांस अप डाउन हो रहा है बिना किसी तेजी योगा मुद्रा के, तो फिर कैसे, आपको मैंने बोला था ना, अनुलोम विलोम करते वक्त आप तेजी में सांस लेते हो, तब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, तब वो इंस्पिरेशन आप तेज डीप इंस्पिरेशन ले रहे हो, ठीक है। बट ऐसे क्या है, ऐसे नहीं करते हो आप, ऐसे टाइडल वॉल्यूम कर रहे हो 500 ml,
ठीक है। तो इसीलिए हमने जाना था 6000 to 8000 इन अ मिनट, क्योंकि 16 to 18 टाइम्स हम क्या करते हैं, 14 to 16 टाइम्स हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, 12 to 16 टाइम्स, सॉरी, ठीक है। तो 12 to 16 टाइम्स आप ब्रीथ करते हो इन अ मिनट, इसीलिए आपका टाइडल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ एयर आप रेगुलरली ऑन अ नॉर्मल स्केल आप जो ले रहे हो और एक्सेल कर रहे हो, वो कितना है, 6000 to 8000 ml। ये हमने पिछले क्लास में किया था, रिवाइज करवा दिया मैंने। ये चार्ट आई होप अब आपको समझ में आ गया हो। उसी चार्ट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, सेम कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरीज की बात नाम दे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज ऑब्वियसली दोनों सब एक साथ तो नहीं हो रहा ना, कोई लेके आ रहा है, कोई लेके जा रहा है। तो आर्टरीज और वेन्स का यहाँ पे ये सीन है, ठीक है। हो पैरेलल साइमल्टेनियसली रहा है, पर ले जाने वाला और ले आने वाला दोनों अलग है, ठीक है। बॉडी टिश्यूज तो सेम ही है। अब आपको समझ में आया कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए ग्रेडियंट तो होना चाहिए, ठीक है। अब CO2 का जो मतलब CO2 और ऑक्सीजन, मान लीजिए कि दोनों अगर इक्वल अमाउंट में है, तो CO2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए कभी भी आप अगर सबसे ज़्यादा किसका होता है, अगर मैं हायरार्की की बात करूँ, सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर CO2 और फिर O2। देखिए जीवन में हम नेगेटिविटी किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, बॉडी भी आपका वैसा ही है, ठीक है। तो CO सबसे ज़्यादा बाइंड करेगा और मौत होगी। रूम बंद है, CO अगर रूम में है तो ऑक्सीजन हो या ना हो, CO बाइंड करेगा आपके हेमोग्लोबिन से और टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। इसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। CO2 को क्या, कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर CO2 हेमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है तो कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और अगर O2 से बाइंड कर रहा है तब ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। सो 3 मेजर लेयर्स के बारे में हमने यहाँ बात किया है। क्या है वो लेयर जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, चलिए अब समझते हैं। मैंने क्या बोला, एल्वियोली जितना पतला हुआ उतना अच्छा होगा। तो सबसे पतला क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। 1 सेल्ड थिक होता है एल्वियोली में। एल्वियोली ने तो अपना धर्म निभा दिया। अब आते हैं हम रेड ब्लड सेल्स पे। तो रेड ब्लड सेल्स भी जो कैपिलरी का हुआ है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। एंडोथीलियम इज द थिनेस्ट थिंग, ठीक है। एंडोथीलियम है, तो एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरी का होता है, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो ब्लड ने भी अपना धर्म निभा दिया। अभी बीच में जो थोड़ा सा वो स्पेस है, दैट इज बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। आप टिश्यू के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, एपिथेलियल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है 2 के जंक्शन में, ठीक है। सो ये है हमारा बेसमेंट सब्सटेंस, और इसी के अराउंड एक्सचेंज चलेगा हमारा, ठीक है। तो ये क्लियर है। फिर भी इतना होने के बाद भी लेस देन अ मिलीमीटर एनसीईआरटी का लाइन है, इसका थिकनेस होता है, मतलब कि ये तीनों लेयर मिला के लेस देन अ मिलीमीटर होगा इसका थिकनेस, ठीक है। चलिए, ऑल द फैक्टर्स इन अ बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यूज एंड CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोली, ठीक है। हमारा बॉडी बना ही ऐसा है भाई, बनाने वाला इतना बुड़बक है, बहुत स्मार्ट है। तो आपका सोचिए ऐसी ऐसी चीज़ें वो अटेन कर चुका है जब हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर, योर बॉडी, दैट इट इज अडेप्टेड इन अ सर्टेन वे कि वो ऑटोमेटिकली वो फंक्शंस कर रहा है, जो हम मतलब सोचते भी है तो बोलते हैं वाओ, लाइक व्हाट अ साइंस बिहाइंड इट, है ना। सो दैट इट हैज़ रिटन, वो ऑटोमेटिक ऐसा बना हुआ है। लिखने वाली पॉइंट जल्दी पेन पेपर पेंसिल ऊपर कर लीजिए, ठीक है। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 CO2, ये तो हमें पता है। तो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है, चलिए 97%। अब ऑक्सीजन की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन है वो 2 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। 2 तरीके में क्या क्या तरीका है, पहला तरीका होता है कि 97% जो होता है इसका, ठीक है, 97% जो होता है वो होता है हमारा RBC, इसको ले जाता है, कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन जो बाइंड करता है तो बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। सो 97% ऑफ ऑक्सीजन उस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। 3% जो बचा हुआ है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट, एज अ डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्या, नियरली, अब CO2 की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन भाई साहब का तो हमने कर दिया, अब CO2 की हम बात करते हैं। तो CO2 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला तरीका हुआ जो एनसीईआरटी में आपका मेंशन्ड है, 20 से 25% कंप्राइज करता है, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। RBC कितना भागीदारी दिखाता है, 20 से 25% CO2 कैरी करने का, ठीक है। यहाँ देखिए RBC 97% ऑक्सीजन कैरी कर रहा था, ठीक है, डिस्टिंग्विश करते चलिएगा। नेक्स्ट है 70% ऑफ इट इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट। तो 70% किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस, ठीक है, बाइकार्बोनेट। फिर है 7% ऑफ CO2, फिर कैसे, 7% डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा,
ठीक है। तो डिजॉल्व स्टेट में 7% करता है। तो मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड किस में करता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। आरबीसी किस में करता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। सो आई गेस यहाँ तक क्लियर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, पढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को, मैं बहुत एलैबोरेट तरीके से पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। बट अभी फिलहाल टिप्स एंड ट्रिक हैक से मैं बस इतना बताना चाहूँगी आपको, ठीक है, कि कैसे इसको याद रखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पहले तो दो चीज़ याद रख लीजिए, और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। ये हेमोग्लोबिन कितना सैचुरेट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कॉन्टिन्यूस क्यों हो गया। अब आप मुझे पूछो, क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए, ऐसे गया ऊपर बड़ा 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 बड़ा, फिर ये कांस्टेंट कैसे हो गया? क्यों हुआ कांस्टेंट आखिर? तो कांस्टेंट इसलिए हुआ कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन में से हेम वाला पार्ट ऑब्वियसली, तो अगर मैं हेमोग्लोबिन की बात करूँ तो ये जनाब 4 हथियार रखते हैं अपने साथ। इनके पास 4 हाथ है, मान लीजिए हेमोग्लोबिन भाई साहब के पास, और 4 हथियार रख सकते हैं मैक्सिमम। तो अपने आप को लोड करते हैं वो एक एक करके, एक एक हथियार से। तो इसका मतलब 4 में से ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन 4 बार बाइंडिंग होगी। तो मान लीजिए जब एक बार ही बाइंडिंग हुई है, ठीक है, तो क्या इंक्रीज होने का चांस है? डेफिनेटली चांस है। अभी भी बहुत स्कोप है, कितना? अभी 75% स्कोप है बढ़ने का एट लेवल 1, ठीक है। एक ने अभी बाइंड किया है तो 75% बच गया ना, बढ़ने का स्कोप अभी है, तो ग्राफ अभी ऊपर जाएगा। फिर एक और बंद गया, तो इसका मतलब इस बार 50% स्कोप रह गया, ठीक है, सेकंड टाइम में। तो अब 50% और स्कोप है ग्राफ ऊपर जाने का, ठीक है। अब एक और बंद गया, ठीक है। तो अब क्या? थर्ड टाइम क्या? 25% चांस है अभी भी कि ग्राफ ऊपर जा सकता है, बट अब थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया है, ठीक है। और जब जैसे ही लास्ट वाला बंधा, उसके बाद चाहे कितना भी ऑक्सीजन बॉडी में हो, एक हेमोग्लोबिन एट अ टाइम तो 4 ही ले जा सकता है। इसीलिए एक टाइम के बाद ये सैचुरेशन आता है। नहीं दिख रहा है? ये जो सैचुरेशन है ना, दिस वन, ये सैचुरेशन आता ही इसलिए है क्योंकि एक टाइम के बाद जब जैसे ही चारों सैचुरेट हो जाएंगे, चारों हथियार इन्होंने लोड कर लिया, अब जगह नहीं है इनके पास ले जाने का, तो डन, सैचुरेशन आ गया, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वो मैं ऊपर छोड़ दे रही हूँ ताकि आप समझ पाओ कि लोडिंग हुई हथियार की, ठीक है। अब देखिए एक इफेक्ट है यहाँ पे, एक नाम है इफेक्ट का, वो है बोर इफेक्ट, ठीक है। बोर इफेक्ट किसे कहते हैं? बोर इफेक्ट वो इफेक्ट है, अभी हम सब कुछ कैसे समझेंगे, जहाँ पे रेस्पिरेशन हो गया है। हमारा जो ओरिजिन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, अभी जो हम क्लास में समझने वाले हैं, हमारा ओरिजिन जो होगा अंडरस्टैंडिंग का, वो हम समझेंगे रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो अब हुआ हमारा रेस्पिरेशन हो गया, डन, रेस्पिरेशन हो गया। तो बना क्या? एटीपी बना, CO2 बना। तो CO2 ज़्यादा है अभी फिलहाल, तो हमने पहला एजम्पशन क्या किया कि हमारे बॉडी में भी फिलहाल CO2 ज़्यादा बना है। क्यों भाई? क्योंकि हमने एनर्जी रिलीज करने के लिए रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये E है, कंफ्यूज मत होइएगा। रेस्पिरेशन कर लिया है, CO2 अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, हमारे ब्लड में, अब टिश्यूज़ में। अब टिश्यू को क्या लोड करना है? कहाँ पे? ब्लड में, ऑब्वियसली। तो एक चीज़, कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जब CO2 ज़्यादा होगा ना, जब भी CO2 ज़्यादा होगा, ये अभी के बाद से याद रखिएगा, तो H2CO3 ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि H+, अगर मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि अगर मैं H2 और CO2 को मिलाती हूँ तो क्या बनता है? H2CO3। तो वाटर तो हमारे कॉम्पोनेंट में है ही ना ब्लड में, ठीक है, तो वो तो ज़्यादा होगा ही, ठीक है। सो H2CO3 ज़्यादा होगा, दैट मीन्स H+ ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट मीन्स pH कम होगा। ये तीनों लिंक्ड है, ठीक है, तीनों लिंक्ड है। तो जैसे ही ये सारे पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स जब होंगे, उस केस में क्या होगा? फैसिलिटेट करेगा क्या? ब्रेक ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन का बॉन्ड। और ये हो कहाँ रहा है? ध्यान रखिएगा, ये सब जो हो रहा है, ये हो रहा है हमारा टिश्यू साइट पे, ठीक है। ऊपर मैं लिख देती हूँ, ये सब जो हम लिख रहे हैं, ये सब जो बोल रहे हैं, ये हो कहाँ रहा है? ये टिश्यू साइट पे हो रहा है, ठीक है। ये टिश्यू साइट है, समझिएगा। टिश्यू साइट पे रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन होने के बाद क्या बना? CO2 बना। CO2 इतना ज़्यादा बना कि अब तो देना है टिश्यूज़ को वापस कहाँ? ब्लड में, ठीक है। तो क्या ऐसा फैक्टर वहाँ पे साइंस काम कर रहा है जिससे ये चीज़ ब्लड से वहाँ चली जाए, ठीक है। तो साइंस क्या है कि CO2 ज़्यादा तो H2CO3 ज़्यादा, H2CO3 ज़्यादा तो H+ ज़्यादा, H+ ज़्यादा मतलब pH कम, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इन फैक्टर्स की वजह से हेमोग्लोबिन जो है, जो कि अभी ऑक्सीजन से बाइंडेड है, ठीक है, ऑक्सीजन से बाइंडेड है, वो लेके आ रहा है ऑक्सीजन एल्वियोली से, तभी ऑक्सीजन से बाइंडेड है। उसमें आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये जो है ये ब्रेक करेगा,
ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्यों भाई? क्योंकि CO2 ज़्यादा हो चुका है। मैंने क्या बोला? CO2 का एफिनिटी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक होगा एंड ये भाई साहब जुड़ जाएंगे किससे? ये भाई साहब CO2 से जुड़ जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि अब CO2 इनको ज़्यादा पसंद आ रहा है। CO2 वो इनकी माशुका है जो बहुत पसंदीदा है। अगर सामने दिख गई फिर उनको नहीं दिखेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो CO2 जब ज़्यादा हुआ, ठीक है, और ऑक्सीजन इस वजह से डिसोसिएट कर गया, ठीक है, और हेमोग्लोबिन से CO2 ने बाइंड किया, इस चीज़ को हम हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हेल्डेन इफेक्ट मतलब कि जो एफिनिटी CO2 की है वो ज़्यादा हो गई। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेस देन CO2, ठीक है। तो ये हेल्डेन इफेक्ट भी आता है। अब बोर इफेक्ट क्या है? ये जो CO2 ज़्यादा होने की वजह से ये सारा बैक टू बैक चीज़ें हुई। H2CO3, H+ ज़्यादा, pH कम, ठीक है, टेम्परेचर उस हिसाब से है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बोर इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे समझिए, एल्वियोलिम उसका अपोजिट है। यहाँ पे हाई PO2 रहता है, लो PCO2 रहता है। H+ यहाँ पे क्या है? कंसेंट्रेशन लेस रहते हैं H+ की, तो सॉरी यहाँ पे मैंने H लिख दिया, H+ होगा। H+ की कंसेंट्रेशन यहाँ पे लेस होती है और लोअर टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर हायर होता है। उल्टा है सब कुछ। एल्वियोली में जो भी हो रहा है वो टिश्यू में सब उल्टा होगा। तो ये टिश्यू साइड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बोर इफेक्ट के अंदर आती है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं कि अब तो क्या हो गई? अब तो ब्रेकेज हो गई। CO2 ने बाइंड किया, ऑक्सीजन ने लीव किया। ऑक्सीजन क्यों लीव किया? यहाँ पे क्या जरूरत है टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन को ब्रेक करने का बॉन्ड? तो कुदरत का ये करिश्मा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो अब चाहिए ना टिश्यू को, तो उसे तो अलग होना ही पड़ेगा हेमोग्लोबिन से, तभी तो वो टिश्यू के अंदर आएगा, ठीक है। और CO2 को निकालना है, टिश्यू को टॉक्सिसिटी करना है, तो दोस्ती तो बढ़ानी पड़ेगी ना हेमोग्लोबिन और CO2 को, और ऑक्सीजन से नाता तोड़ना पड़ेगा। बिकॉज अभी किससे नाता जुड़ना है? ऑक्सीजन का, टिश्यू से। तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा? ये भाई साहब है किंग फिलहाल, और ये किंग कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास। क्यों? ताकि वापस से रेस्पिरेशन शुरू हो सके। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये जो प्रोसेस अभी हुआ ना, मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया, ये अभी हमने टिश्यू साइट की बात की है, ठीक है। अब टिश्यू साइट में तो काम हो गया हमारा। अब हमारे को समझिए टिश्यू साइट का मतलब क्या है। इस सिग्मोइड कर्व से आप समझोगे, अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो फिनोमिनन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, ये फिनोमिनन होगा कहाँ? जब हम राइट शिफ्ट करेंगे। मतलब कि जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक करेगा और CO2 के साथ अपना रिश्ता जोड़ेगा, ये कहाँ होगा? ये तब होगा जब हम कर्व को राइट शिफ्ट करेंगे। मतलब कि जब हम पार्शियल प्रेशर जो है, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो हम जब कर्व को, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, मैं दिखाती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कर्व को कभी भी राइट शिफ्ट करते हैं तो वो टिश्यू साइट हम डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, क्यों हम बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये PO2 है, PO2 के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो PO2 जब जब ज़्यादा होगा ना, जब जब ज़्यादा होगा तो ये ना एफिनिटी के रिवर्स काम करता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ के बाद से कि PO2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ व्हाट? एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। एफिनिटी विथ हेमोग्लोबिन, नॉट ऑफ हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हेमोग्लोबिन की तरफ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है। पार्शियल प्रेशर मतलब समझ लीजिए कि प्रेशर ज्यादा हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, तो जो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडेड है ना, वो फिर वो धीरे धीरे दूरी आ जाएगी दोनों में, ठीक है, एफिनिटी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिलेशनशिप में जब कभी बहुत प्रेशर आ जाए, बहुत प्रेशर हो रहा है, तो एफिनिटी बढ़ती है कि ज़्यादा होती है? याद ऐसे रखना, याद कराने का हैक है आपके पास। आपको तो यही भाषा समझ में आता है ना, तो याद कराने का तरीका है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ चुका है एक का नवाबी, तो अब क्या होगा? अब हाई पॉइंट ना, टूटता है ना, सब जुड़ता तो नहीं है। तो टूटने के लिए पहले क्या होता है? पहले एफिनिटी कम होती है। एफिनिटी मतलब कि जो खिंचाव है एक दूसरे की तरफ वो कम होता है, कम होते होते टूट जाता है ना। तो यहाँ ये होता है, एफिनिटी कम होती है राइट शिफ्ट करने से। PO2 बढ़ रहा है, PO2 बढ़ रहा है, तो एफिनिटी क्या हो रही है? एफिनिटी किसकी तरफ? हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की तरफ कम हो रही है, और जिसका रिजल्टेंट है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ब्रेकेज करेगा, ब्रेकअप करेगा और जुड़ेगा किससे? CO2 के साथ, ठीक है। समझ में आया? तो कर्व के हिसाब से मैंने आपको अभी तक समझा दिया एक हिस्सा। जब अगर राइट शिफ्ट हो रहा है तो टिश्यू साइट है, ये टिश्यू साइट है जहां हो रहा है ये काम, ठीक है। तो टिश्यू साइट पे कुछ ऐसा हो रहा है और कर्व उस केस में राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं एल्वियोलर साइड, तो ऑब्वियसली उल्टा होगा, ठीक है।
अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा, अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है मतलब सब चीज़ जो यहाँ हो रहा था उसके सेम अपोजिट होगा, ठीक है। मतलब कि एल्वियोली में यहाँ क्या मेंशन है, देखिए हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ कंसंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर, ये सब क्या करेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करेगा, जो कि एल्वियोली में हमें चाहिए भी। एल्वियोलर साइट में अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली ब्लड के साथ बाइंड नहीं करेगा तो वहाँ से कैसे कारवान शुरू होगा हमारा, वही तो कैरी करके आएगा टिश्यू में वापस। तो जब ब्लड पहुंचा मान लो बिना ऑक्सीजन लिए ढंग से, तो टिश्यू क्या बोलेगा कि भाई तू क्या किया, ये तो बर्बाद कर दिया हमें तो रेस्पिरेशन करना था दोबारा से, तो ये क्या कर दिया आपने, है ना। तो इसलिए ये होना ज़रूरी है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट कब करता है, लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, PO2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम होगा। इसका मतलब एफिनिटी जो है, एफिनिटी का क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसके साथ भाई, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की, ठीक है। सो जैसे ही एफिनिटी बढ़ेगा तो अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी तो वही तो हमें चाहिए था एल्वियोलर साइट पे, है ना। तो उस समय पे जब बाइंडिंग हो रही है तो आपको याद जो रखना है कि उस समय पे ऑब्वियसली PCO2 जो है, जैसे PO2 जो है यहाँ पे क्या है, एल्वियोलर साइड पे PO2 जो है एल्वियोलर साइड पे हाई रहेगी, PCO2 कम रहेगा, है ना। तो हम जब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं कर्व में तो एफिनिटी हम दिखाते हैं क्या, इस कर्व के हिसाब से व्हेन वी टॉक अबाउट। तो वाइल शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एफिनिटी हमें बढ़ाना होता है ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन से, ठीक है। सो वी नीड टू डू दिस। इस पर्टिकुलर थिंग पे जहाँ पे एल्वियोली में एक्सचेंज हो रहा है, आपको ध्यान रखना है कि हाई PO2 रहता है, लो PCO2 रहता है, लेसर H+ कंसंट्रेशन रहेगा। क्यों, क्योंकि pH अगर टिश्यू साइड पे कम था, दैट मीन्स H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली एल्वियोलर साइड पे उल्टा होना चाहिए, काम नहीं चलेगा ना वहाँ पे एल्वियोलर साइड पे ऐसे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द कंडीशंस फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, टिश्यू साइड पे हमने सेम डिस्कस कर लिया, डिसोसिएट करना है ऑक्सीजन को, ठीक है, इसलिए सब होता है। तो फैक्ट जो याद रखना है यहाँ पे, एवरी 100 ml कितना कैरी करता है, 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज, ठीक है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml ऑफ ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। और वापस ले जाने के टाइम में बता देती हूँ, अभी आगे फैक्ट आएगा, 100 ml ऑफ ब्लड 4 ml ऑफ CO2 कैरी करता है। तो कन्फ्यूजन ना हो, यहीं लिख लीजिए 100 ml कैरी 5 ml ऑफ O2, ठीक है, और 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 4 ml ऑफ CO2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बॉक्स कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हो गया ये टेबल खत्म, ठीक है। इस टेबल में बहुत ही लिमिटेड लैंग्वेज में NCERT ने लिखा था, जो मैंने आपको एलैबोरेट करके समझा दिया। पूरा खेल अभी हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमने, याद रखिएगा, अभी हमने खेल यहाँ पे किया है। अभी होल्ड ऑन टू योर व्यूज, ठीक है। अभी HB किसके साथ बाइंड किया है, CO2 के साथ बाइंड कर गया है, ठीक है। तो CO2 के साथ बाइंड क्यों किया है, ब्लड कैरी कर रहा है ना, तो टिश्यू साइट पे ज़रूरी था उस चीज़ को, ठीक है। अब टिश्यू साइट में अंदर क्या होगा वो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे अभी के बाद। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करते हैं, किस फॉर्म में करेगा, कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। CO2 कैरी कर रहा है हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन कैरी कर रहा है CO2 को, ठीक है। ब्लड कैरी कर रहा है किस फॉर्म में, कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। 20 to 25% RBCs में होता है, हमने बता दिया, ठीक है। 70% किस में होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज PO2 इज अ मेजर फैक्टर। देखिए बाइंडिंग के साथ जब इंटरफेरेंस होगी ना, अगर CO2 की बाइंडिंग की हम बात करें तो इंटरफेयर कौन करेगा, O2। अगर O2 की बाइंडिंग की बात करें तो इंटरफेयर कौन करेगा, CO2। उल्टा है ये लोग का दुश्मनी है, टॉम एंड जेरी, ठीक है। सो मेजर फैक्टर कौन है यहाँ बाइंडिंग के साथ जो इफेक्ट करेगा, वो है PO2, ओके। When PCO2 is high and PO2 is low as in the tissues, okay, then more binding of carbon dioxide occurs, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, मोर, इट विल अकर मोर, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है। When PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli, dissociation of CO2 from carbaminohemoglobin takes place, ठीक है। डिसोसिएट करेगा क्या, डिसोसिएट करेगा CO2 फ्रॉम कार्बामाइनोहेमोग्लोबिन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच इज बाउंड टू हेमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट एल्वियोली। अब कौन सा एंजाइम यहाँ पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, सेगमेंट्स में कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे साथ क्या हुआ था यहाँ पे टिश्यू साइट पे, ठीक है, टिश्यू साइट पे क्या हुआ था हमारे साथ हुआ था कि भाई एफिनिटी बढ़ गई, ठीक है। एफिनिटी बढ़ी क्यों, एफिनिटी कम हो गई, सॉरी। तो उस वजह से क्या हुआ कि ब्रेकअप हो गया था किसका, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का, और पैचअप किसका हो गया था, CO2 के साथ, ठीक है। ये हो गया था, हमने क्या बोला था, इस पर्टिकुलर इवेंट को हम बोलते हैं हेल्डेन प्रोसेस, हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है वो थोड़ा कम हो गया था, CO2 ज़्यादा हो गया था, एफिनिटी ज़्यादा हो गया था बिकॉज ऑफ एफिनिटी लेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये होने के बाद अब क्या होगा, इसने बाइंड कर दिया CO2 के साथ। अब CO2 कहाँ जाएगा, RBC में, ठीक है। अब CO2 जाएगा हमारा RBCs में,
और ये प्लाज्मा ऑब्वियसली साथ साथ ही चलेगा, ठीक है। ये है हमारा आरबीसी, ये ध्यान रखिएगा। तो CO2 जो अब यहाँ पे बना, ठीक है, वो अब ट्रैवल करेगा इधर और ट्रैवल करके अंदर जाएगा। तो जब अंदर जाता है तो CO2 यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मे बी एक सेकेंड, जब अंदर जाएगा तो CO2 प्लस H2O मिलेगा। H2O पानी तो हमेशा है अंदर, है ना, तो CO2 प्लस H2O मिला, मिल के क्या बनाया, H2CO3, मिल के H2CO3 बनाया। फिर ये डिसोसिएट किया किसमें, H प्लस में और HCO3 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हेमोग्लोबिन तो है ब्लड में, है कि नहीं है, हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन के साथ ये जो H प्लस रिलीज हुआ है ना, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके क्या काम करता है, बफर क्रिएट करता है ब्लड में। बफर मतलब कि 7.4 एग्जैक्टली जो पीएच है ना, 7.4 टू 7.2, ये जो बफर क्रिएट कर रहा है एग्जैक्टली 7.4 होता है। तो ये बफर क्रिएट कौन करता है, H प्लस जो यहाँ रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो HCO3 रिलीज हुआ है, ये क्या करेगा, ये अब ट्रैवल करेगा प्लाज्मा में। प्लाज्मा में ट्रैवल करने के बाद ये HCO3 माइनस जो है वो जुड़ेगा किसी सॉल्ट से, मान लीजिए NaCl या KCl, जो भी सॉल्ट है, ठीक है। जुड़ने के बाद ये क्या बना देगा, NaHCO3, ये बना दिया NaHCO3। अब NaHCO3 तो बन गया, लेकिन साथ में रिलीज क्या हुआ, क्लोरीन, क्लोरीन आयन रिलीज हुआ ना, बिकॉज Na और HCO3 तो मिल गया, Na प्लस अगर टूटेगा NaCl, केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री, Na प्लस Cl माइनस होगा, तो Na प्लस जुड़ गया इससे, ठीक है। अब Cl माइनस क्या होगा, ये Cl माइनस खाली नहीं घूमेंगे, ये आयन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव HCO3 माइनस तो हमने बाहर निकाल दिया था आरबीसी से, तो बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है आयन बैलेंस करने का, ठीक है, चार्ज अप डाउन नहीं हो सकता। तो ये Cl माइनस क्या करते हैं, Cl माइनस जाते हैं वापस अंदर, Cl माइनस वापस अंदर जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो वापस Cl क्लोराइड शिफ्ट हम बोलते हैं, क्योंकि क्लोराइड प्लाज्मा से कहाँ शिफ्ट हुआ अंदर आरबीसी में, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं क्या, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिनन, ठीक है। ये हैमबर्गर फिनोमिनन भी कहलाता है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही है। तो क्लोराइड शिफ्ट हुआ, क्यों हुआ भाई, आयन बैलेंस करने के लिए। अब क्या होता है, अब मान लीजिए हम नेक्स्ट साइड की बात करते हैं, वो है हमारा लंग्स। ये टिश्यू साइड था, ठीक है, ये प्लाज्मा आरबीसी था। अब है हमारा लंग के साइड पे, ठीक है। लंग के साइड पे क्या होगा, ये भाई साहब जो थे NaHCO3 जो कि टिश्यू से लेकर कहाँ तक पहुंचे, मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, हाँ, ये भाई साहब जो थे ये यहाँ पे NaHCO3 बना के कहाँ पहुँच गए, ये यहाँ पहुँचे लंग्स तक, ठीक है। ये पूरा ट्रैवल किए उसी फॉर्म में, तो इसलिए हम बोलते हैं 70%, कितना 70% इस फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब वापस जाने के बाद तो ब्रेक होना होगा ना, CO2 रिलीज होना है, NaHCO3 थोड़ी हमें रिलीज करना है, हमें CO2 रिलीज करवाना है, ठीक है। तो अब ये NaHCO3 वापस कहाँ आएगा, लंग्स में, एल्वियोली में, ठीक है। तो एल्वियोली में मान लीजिए अब जो वापस सॉरी आरबीसी बना लेते हैं, अब जो यहाँ पे प्लाज्मा के फॉर्म में वो ट्रैवल कर रहा था बाहर प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा इस साइड बना देते हैं ताकि आपको इजी हो, ठीक है। प्लाज्मा सॉरी ओके, यहाँ प्लाज्मा एंड ये है हमारा आरबीसी। तो प्लाज्मा में तो कैरी ट्रैवल कर ही रहा था NaHCO3, वो वापस अब आरबीसी में जंप करेगा, ठीक है। जंप क्यों करेगा, अब ब्रेक होगा सब कुछ। NaHCO3 डिसोसिएट करेगा किस में, Na प्लस HCO3 माइनस में डिसोसिएट करेगा, ठीक है। Na प्लस वापस से Na प्लस रिलीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए। तो फिर अब क्या होगा, अब होगा HCO3 जो यहाँ पे एक बफर क्रिएट कर रहे थे हमारे H प्लस जनाब, जो हेमोग्लोबिन के साथ टेम्पररी बॉन्डिंग करके बफर क्रिएट कर रहे थे, वो वापस अवेलेबल है, ठीक है। वो वापस अवेलेबल होके क्या करेंगे, H प्लस जुड़ेंगे किसके साथ, HCO3 माइनस के साथ जुड़ेंगे, एंड जुड़ के क्या बना देंगे, H2CO3। H2CO3 वापस ब्रेक करेंगे एंड ब्रेक करके क्या बना देंगे, H2O एंड CO2, ठीक है। तो जो हमारा एंड प्रोडक्ट है जो कि H2O प्लस CO2 है, CO2 भाई साहब तो रिलीज हो जाएंगे बाहर, बाहर कहाँ, हवा से, एल्वियोली में एक्सचेंज हुआ और चले गए बाहर, एल्वियोली में ये एंटर कर गए CO2, अब ये बाहर हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज से बाहर चले जाएंगे,
ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस जो हुआ यहाँ पे क्यों बना भाई, यहाँ पे फिर वापस से क्या होता है, क्लोराइड अंदर था हमारा, तो वापस से प्लाज्मा में क्लोराइड होगा, तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट इसे हम बोलते हैं, बिकॉज अब तो वापस आयन बैलेंस हो गया ना, काम जो जिस वजह से वो अंदर गया था वो तो प्रॉपर हो गया, बिकॉज बाइकार्बोनेट अंदर पहुंच गया, तो अब क्लोराइड आयन बाहर आएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया सब कुछ। ठीक है, सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पैरेलली ऐसे चल रहा है तीनों चीज़। ठीक है, तीनों चीज़ किस तरह से चल रहा है यही पूरा पैराग्राफ में समझाया गया है। ठीक है, ये शॉर्ट में एनसीईआरटी ने एक लिख दिया है जो कि आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी मैंने यहाँ पे आपको एलैबोरेट कर दिया पूरा प्रोसेस। तो हमारा चैप्टर अब खत्म होने को आया है। ठीक है, अब खुश हो जाइए, आपने सारा इंपॉर्टेंट लॉजिक कंसेप्चुअल पार्ट सब कुछ समझ लिया है। तो अब हमारे चैप्टर खत्म होने को आया है। अब क्या है हमारे खत्म चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर में रेस्पिरेटरी रिदम। देखिए कुछ सेंटर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन अब बॉडी में चल रहा है, कोई प्रोसेस कंट्रोल कोई तो होगा ना, जो बॉस होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा। तो यहाँ पे 3 तरह के बॉस आपको नजर आएंगे। ठीक है, पहला क्या है, पहला है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सॉरी मैंने रेड से मार्क किया है तो लेट इट बी फ्रॉम दैट ओनली। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन की काम आता है। अनदर सेंटर कहाँ है, पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। क्या नाम है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। इनका मेन काम क्या है कि ये फंक्शन रेगुलेट तो करते हैं बस बट किस तरह से, मान लीजिए कि बॉडी में रेस्पिरेशन मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ी में हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें इतना चाहिए नहीं जितना हो रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन का, थोड़ा सा डिले करेंगे, इट विल रिड्यूस इट। बहुत जल्दी 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 कोई कर रहा है तो ये काम कौन स्लो डाउन करने का करेगा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, देयरबाय वो रेस्पिरेटरी रेट को क्या करेंगे, ऑल्टर कर देंगे। ठीक है, सेकेंड। थर्ड क्या है, कीमोसेंसिटिव एरिया। ये मुझे रेड से ही हाईलाइट करना था वैसे, आई डोंट नो। कीमोसेंसिटिव एरिया जो है, ठीक है, कीमोसेंसिटिव एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये तीसरा वो सेंटर है जिसकी वजह से एडजेसेंट रिदम सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट बगल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सेंसिटिव है बस CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस के लिए। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कीमोसेंसिटिव रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 एंड H+ के लिए ही सेंसिटिव है। O2 ज़्यादा बढ़ गया या कुछ भी हो गया उससे कोई मतलब नहीं उसको। ठीक है, मतलब ये रिस्पॉन्स खाली इन दोनों को देगा। ठीक है, अब क्या है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस एक्टिवेट कर देगा इस सिस्टम को। ठीक है, जो सिग्नल भेजेगा कहाँ पे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और फिर वो नेसेसरी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, एक और रिसेप्टर्स, कहीं कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। आयोटिक आर्क में एंड कैरोटिड आर्टरी जो कि ब्रेन को सब कुछ दे रहा है, सप्लाई दे रहा है, कैरोटिड आर्टरी। सो कैरोटिड आर्टरी में भी अगर कुछ भी इनको CO2 और H+ का अप डाउन लगा तो कैरोटिड आर्टरी एंड आयोटिक आर्क, कैरोटिड आर्टरी एंड आयोटिक आर्क जो है ये दोनों को वो क्या करेंगे, इन दोनों में सेंसिटिविटी शो हो जाएगी। CO2 एंड H+ में अगर कोई चेंज आता है तो एबनॉर्मलिटी आती है तो ये तुरंत क्या कर देंगे, ये भी नेसेसरी सिग्नल शेयर कर देंगे रिदम सेंटर को ताकि वो अपना मैनेज कर ले। ठीक है, सो रोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए लाइन पे ध्यान दीजिएगा, सिग्निफिकेंट लिख देंगे एग्जाम में। ठीक है, तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज इनसिग्निफिकेंट। वाई इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा CO2 के लिए सबको सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं, CO2 के लिए रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, O2 का बैकग्राउंड में जरूर काम है। ठीक है, लेकिन CO2 का काम प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, जो सिग्निफिकेंटली हमें दिख रहा है। ठीक है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट। चलिए फिर हमने ये भी देख लिया कि मास्टर साहब कौन है रेस्पिरेशन के। तो हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को सारा लॉजिक जो आपने अगर ध्यान दिया अभी लास्ट 45 मिनट्स में तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं अब, ठीक है, ये सब फंक्शन तो नॉर्मल चल रहा है। अगर कुछ मैल फंक्शन हो गया उस केस में एस्मा होता है, जो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है जिसकी वजह से वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी। तो इसमें मेन काम क्या है जो आपको ध्यान रखने वाला बात है, इसमें होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एस्मा में। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन क्यों होता है कि बॉडी में कभी भी अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो वो किस कारण होता है, इन्फ्लेमेशन का एक मतलब कोर इंग्रेडिएंट है, जो कोर किरदार है हमारे ब्लड में, हिस्टामिन करता है ना। ठीक है, तो हिस्टामिन करता है, इसका मतलब कि वो इन्फ्लेमेशन करता है किसमें, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा चीज़ लेना पड़ेगा जो एंटाई हिस्टामिन हो। ठीक है, सो वो कौन करता है, तो स्प्रे मारते हैं ना आप लोग, तो स्प्रे इसलिए होता है एस्मा के लिए। अगर आपने नहीं किया ना तो इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा होता है कि मतलब इतना ज़्यादा ब्लॉक कर देगा पाथवे को कि वो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो आप जब ये फिस करते हैं ना तो वो एंटी हिस्टामिन होता है, तुरंत इन्फ्लेमेशन कम कर देता है
ताकि सांस ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। सांस ज़्यादा लंबे समय तक ऑब्स्ट्रक्ट हुआ ना तो जाना ही है फिर तो, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट बीमारी है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा सेकेंड है, क्या हो गया, एम्फाइसेमा इज़ द सेकेंड बीमारी, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें एल्वियोलर वाल्व्स आर डैमेज ड्यू टू रेस्पिरेटरी सर्फेस, जहाँ रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज होता है, ठीक है। अब सिगरेट स्मोकिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मेजर जो इफेक्ट कर रहा होता है ना वो होता है एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोली जो होता है ना वो हो जाता है काफ़ी कम। इस वजह से प्रॉपरली वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो कैसे भरेगा, ठीक है। तो फिर सांस लिमिटेशन होगा, फिर इसी को हम सीओपीडी भी, मतलब कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये इलास्टिसिटी एल्वियोली का हैम्पर करेगा एम्फाइसेमा, एंड फिर क्या करेगा, वो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज कर देगा, जिसके वजह से इंसान को सांस लेने में एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसका रीज़न है। तो सिगरेट स्मोक नहीं करना है, कोई भी अगर करता है या आसपास करते दिखता है तुरंत आपको हट जाना है, बिकॉज वो आपको भी अफेक्ट करेगा। स्मोक इज़ वेरी बैड, ठीक है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे होता है कि बेचारे लोगों को काम करना पड़ता है और वहाँ पे होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो आपके लंग्स में एंटर करके लंग्स को हार्म करेंगे, एनी वेज हार्म करेंगे। सो वो हम बोलते हैं, इस वजह से हम बोलते हैं इनको क्या, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें अभी इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज एंड कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। क्या होता है ना कि कई बार कुछ ऐसे बीमारियां होते हैं ना जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोल में अगर काम कर रहे हैं, कोल माइंस में, तो उनके सांस के अंदर क्या, लंग्स में कभी कुछ अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है, हमेशा बुरा ही जा रहा है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लॉन्ग टर्म उन लोगों को जो किसी रीज़न से, मजबूरी से काम कर रहे हैं, बट लंग्स तो उनका नहीं समझ रहा है ये चीज़, ठीक है। तो कुछ ऐसे बीमारी है जैसे कि सिलिकोसिस एक है, यहाँ पे नाम हटा दिया गया, पहले था। सिलिकोसिस में सिलिका का एलिमेंट अगर कुछ आपका जा रहा है, आप सिलिका से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसमें आपके लंग्स में फाइबर्स जो बन रहे हैं, सिलिका के जो प्रेजेंस है उसमें सिलिकोसिस होता है, ठीक है। एक होता है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस मतलब कि एस्बेस्टस जहाँ बन रहे हैं, जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे अगर ये एंटर कर जाते हैं लंग्स में तो फिर दिक्कत क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो फाइब्रोसिस भी एक होता है। फाइब्रोसिस बेसिकली फाइबर्स एंटर कर गए किसी गंदे केमिकल्स के, कुछ भी, आप मान लीजिए रस्सी बनाने के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी फूस में काम कर रहे हैं। सो उसमें क्या होता है कि वो जो फाइबर्स पतले पतले हैं जो दिखते भी नहीं हैं, वो कई बार लंग्स में सेटल हो जाते हैं, ठीक है, और वो बहुत बुरा इफेक्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म जानते हुए भी लोगों को काम करना है, बिकॉज पीपल हैव नो अदर ऑप्शन। आपके पास तो ऑप्शन है बेटा कि आप पढ़ रहे हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन है कि आप पढ़ लिख लोगे तो कम से कम आपको मजदूरी तो नहीं करनी पड़ेगी। जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है उन लोग ऐसा काम कर रहे हैं और अपने आप को हार्म, जानते हैं वो हार्म हो रहे हैं, फिर भी करना है, परिवार पालना है, ठीक है। सो लाइक यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ दिस, ठीक है। वो लोग ऐसे ऐसे काम करके अपना हेल्थ नोइंगली, कॉन्शियसली ख़राब कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कोई विकल्प नहीं है। आपके पास तो विकल्प है ना, सो बस आपका बढ़िया विकल्प यूज़ करिए। तो इस इंडस्ट्रीज़ में ना प्रोटेक्टिव मास्क पहनते, बट मास्क से जनरली कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो अंदर जाना है वो चला ही जाता है, बिकॉज यू आर ब्रीदिंग कॉन्स्टेंटली, राइट। सो दैट्स यू आर ब्रीदिंग समथिंग, यू आर ब्रीदिंग द सेम एयर दैट इज अराउंड यू, सो एनीवेज इट विल हार्म यू, ओके। सो ये था हमारा डिजीजेज। तो हमने सक्सेसफुली कर लिया ये चैप्टर कंप्लीट। ये चैप्टर काफ़ी लॉजिकल होता है, ठीक है, रटना मारी थोड़ा कम होता है यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक होता है। तो आपको ये चैप्टर आपने अगर कंप्लीटली सुना है एंड टू एंड, स्पेशली ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने सुन लिया है सब कुछ तो बहुत अच्छे से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। आई होप कि आप सारी चीज़ों को एंड टू एंड देखें। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एनिमल फिजियोलॉजी हो या कोई भी चैप्टर हो आपके बायोलॉजी का, आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप इस चैनल तक पहुंच चुके हो, आई वॉन्ट यू टू सी एंड गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो टेलीग्राम पेज आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस, ठीक है। अपडेट्स आप जरूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो, ठीक है। सो अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सेकंड चैप्टर हमारा नेक्स्ट इसके बाद होने वाला है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन हम करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, ओके। सो विल अगेन मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप हसलिंग एंड देन विल कीप टॉकिंग एंड गॉसिपिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो तब तक आप पढ़ते रहिए एंड विदाउट टाइम वेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ते ही रहिए। अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर डे ऑल्सो, ओके, बाय बाय।